गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। अब हम स्टेट में जब शिफ्ट हुए तो हम हाई कोर्ट। देखो, हाई कोर्ट जो है ना, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है सेंट्रल लेवल पे, कहाँ, स्टेट लेवल पे, सॉरी, इंडिया में। ठीक है, ये एस्टैब्लिश की किस लिए की गई कि जस्टिस, इंसाफ लोगों को मिले, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया जाए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई तोड़े ना। हर एक स्टेट या ग्रुप या यूनियन टेरिटरीज जो हैं, 2 या 3 स्टेट्स का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है जो फंक्शन करता है एज ए प्रिंसिपल सिविल और क्रिमिनल की कोर्ट। ठीक है, उस रीजन का। सबसे पहले एवोल्यूशन देखते हैं हाई कोर्ट का। देखो, 1861 में एस्टैब्लिश हुआ था हाई कोर्ट अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। कब? 1861 में। ठीक है, या कहाँ हुआ? देखो, इनिशियली 3 हाई कोर्ट्स जो हैं वो एक कोलकाता में, अब कोलकाता जिसको बोले, एक बॉम्बे था, अब मुंबई है, एक मद्रास था जिसको अब चेन्नई बोलते। ये 3 जगहों पे हाई कोर्ट था। ये 3 हाई कोर्ट ने जो है रिप्लेस कर दिया था जो अर्लियर जुडिशियल सिस्टम था, जो रीजनल सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हुआ करते थे उससे पहले। उनको रिप्लेस करके ये 3 हाई कोर्ट्स इनिशियली हुए थे 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा, जो किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, अब करंट जो है नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने? देखो, करंटली इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। ये जो है हाईएस्ट जो है जुडिशियल बॉडीज है रिस्पेक्टिव स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज की, जो फंक्शन करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद पावर ऑफ अप्लाइड भी है, सुपरवाइजरी भी है, रिट जुरिस्डिक्शन सबके साथ। ठीक है, कंपोजिशन देखो हाई कोर्ट में, देखो कंपोजिशन क्या। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस एक होता है हाई कोर्ट का, और अपॉइंटेड एज ए हेड ऑफ द जो हाई कोर्ट होता है, और अदर जजेस। देखो, जो अदर जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर अब बाकी को और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के भी। देखो, स्ट्रेंथ जो है ना हाई कोर्ट की, बोथ चीफ जस्टिस और बाकियों को मिला के जो है ना, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। किसी स्टेट में कितनी, किसी डिपेंडिंग अपॉन के कितनी पॉपुलेशन, कितना वर्कलोड, कितना काम है। ठीक है, डिटरमाइन कौन करता है? प्रेसिडेंट, टेकिंग इन कंसिडरेशन जब वर्कलोड कितना उस कोर्ट का, उसके हिसाब से जो है होता है। ठीक है, तो ये दिया। क्वालिफिकेशन क्या है हाई कोर्ट के जज की? देखो, आर्टिकल 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि ए पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन हाई कोर्ट, वो इन फॉलोइंग क्वालिफिकेशन को मीट करना चाहिए। देखो, अपर लिमिट जो बिलो लिमिट कोई नहीं दी हुई ना हाई कोर्ट की कि इतनी एज से कम, लेकिन अपर लिमिट है कि 62 ईयर एटलीस्ट ओल्ड होना चाहिए रिटायर होने के लिए एज पर दी एज लिमिट। 62 ईयर्स दी हुई है एज लिमिट रिटायरमेंट की, उससे पहले की नहीं दी हुई। लीगल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 10 साल की एटलीस्ट उसको एक्सपीरियंस होने चाहिए, या वो प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए किसी कोर्ट में इंडिया में, जुडिशियल एक्सपीरियंस। अल्टरनेटिव देखो, अल्टरनेटिवली अ पर्सन जो एलिजिबल है जज के लिए किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट की विद एटलीस्ट 10 ईयर का जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज कोर्ट में। ठीक है, जज एज ए जज है ना, जो जज, ए पर्सन कैन बी जज इन ए सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसके पास एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर को प्रैक्टिसिंग लॉयर है किसी कोर्ट में 10 साल के लिए, तो उसको जज के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। स्पेसिफिक ए पर्सन्स की जो रिलाइज उसकी मेरिट, उसकी लीगल एक्सपर्टीज, पास्ट एक्सपीरियंस एज पर जुडिशियल नॉर्म्स और लीगल प्रैक्टिसेस, ये बहुत सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट जब इंक्वायरी करती है तो ये चीज़ें देखती है, या जुडिशरी जब कोलिजियम उसको रिकमेंड करता है पार्लियामेंट को, तो ये सारी चीज़ें देख के करता है। ठीक है, टर्म्स एंड रिटायरमेंट देखो, मैंने आपको बताया 62 ईयर्स है एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट, कोई फिक्स टर्म नहीं है हाई कोर्ट के जज का अदर देन एक रिटायरमेंट एज, या फिर अनलेस वो रिमूव किया जा सके बाई इम्पीचमेंट। अब ए जज कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस, ए प्रोसेस रिक्वायर्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। मैंने आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के केस में जो है इम्पीचमेंट पढ़ाया था, इम्पीचमेंट ऑफ द जज है ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ द हाउस प्रेजेंट, और फिर 14 डे नोटिस भी देना पड़ता है, फिर जो है दोनों हाउस में मेजोरिटी भी होनी चाहिए, फिर जो है कमेटी बैठेगी, वो कमेटी देखेगी जो इल्ज़ाम लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के केस में बताया था, यहाँ बताऊँगा तो और लंबा हो जाएगा, तो हम लोग जल्दी कैसे कवर करेंगे, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट की वीडियो देखना, उसमें आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से इम्पीचमेंट प्रोसेस। ओथ देखो, जो ओथ ऑफ हाई कोर्ट है वो डिटरमाइन की जाती है, वो जो है एडमिनिस्टर की जाती है गवर्नर के द्वारा, जो रिस्पेक्टिव स्टेट का है, चीफ जस्टिस के प्रेजेंस में। ओथ क्या है कि आई जो नेम है वो हैव बीन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट डू सोलमनली स्वेयर, या फिर एफ्रेम करेगा, एफर्मेशन दे लेगा कि मैं फेथफुली और एलिजेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दिखाऊंगा, और वे ड्यूली और फेथफुली जो है बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म ड्यूटी ऑफ द ऑफिस विदाउट फेयर ऑफ फीवर। इसमें की पॉइंट्स के एलिजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
जज स्वेयर या फ्रेम करता है, वो कमिट अपहोल्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को कि बिना किसी डर या दबाव के या किसी को फेवर देने के। जज जो प्रॉमिस करता है कि वो अपनी ड्यूटी जो है इम्पार्शली करेगा, किसी की साइड नहीं लेगा, है ना, फ्री फ्रॉम किसी भी किस्म के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक प्रेशर से हटकर। ये ओथ गवर्नर के द्वारा दी जाती है, बिहाफ ऑफ किसके, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जो है, गवर्नर के द्वारा ये ओथ जो है दी जाती है। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। अब हम देखेंगे सैलरी कितने। देखो सैलरी जो है ना चीफ जस्टिस की वो 2.5 लाख पर मंथ है, तो 2.25 है, और अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, और अदर जजेस की 2,10,000 है। बाकी कुछ एडिशनल पर्क्स भी होते हैं, जैसे हाई कोर्ट जजेस जो है वो पेंशन मिलती है उनको, हाई कोर्ट जजेस जो इंटाइटल्ड होते हैं पेंशन अपॉन रिटायरमेंट एज पर द गवर्नमेंट रूल। हाउसिंग को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं बहुत सारे, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट रिलेटेड टू फैमिली अलाउंस मिलते हैं, बाकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलती है। ये आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आपको रटना ही है, आपको नॉलेज होने। रिमूवल ऑफ जज मैंने आपको पढ़ाया था कि रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट जो ऑफ इंडिया है वो गवर्न होता है आर्टिकल 271 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और आर्टिकल 218 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट के ये प्रोसेस जो है वो डिजाइन टू मेंटेन के जो इंडिपेंडेंसी और इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी इंश्योर करे, जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ मिसकंडक्ट और कैपेसिटी। मतलब कि ग्राउंड ऑफ रिमूवल, देखो जज को रिमूव किया जा सकता है सिर्फ किस पे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इंक्लूडिंग कोई अनएथिकल करप्ट हो या करप्शन या बिहेवियर जो वॉयलेट कर रहा है डिग्निटी ऑफ जुडिशरी, जहां पे जुडिशरी की डिग्निटी पे सवाल आ रहा है। इनकैपेसिटी भी हो सकता है, ठीक है, या वो अपने मेंटल इलनेस या कोई फिजिकल ड्यू टू वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, इनएबिलिटी टू परफॉर्म, ठीक है। अब प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, देखो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल जो आज का जज का है ना वो सिमिलर है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं, और हमने ये प्रोसेस जो है पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। देखो स्टेप इन्वॉल्व इन रिमूवल, देखो पहले तो मोशन एक इनिशिएट किया जाता है, ठीक है, जो मोशन है रिमूवल के लिए, जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, एटलीस्ट उस मोशन को जो है ना मूव करने के लिए लोकसभा में 100 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, तो और 50 मेंबर का राज्यसभा में, ठीक है। अगर राज्यसभा में मूव कर रहे हो तो 50 मेंबर का, लोकसभा में 100 मेंबर का एटलीस्ट उस मोशन को मूव करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है चार्जेस, जिसमें क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोई डिस्टिंक्ट जुरिस्टिक्स होगा। अब ये कमेटी जो है जो एलिगेशन लगे हैं ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, उसको वो ढूंढती है कि क्या ये बात सच है झूठ है, फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाती है। अब डिबेट एंड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, देखो जब कमेटी जो चीज़ अगर फाइंड करती है कि चार्जेस वैलिड है तो मोशन जो है वो टेकअप किया जाता है और डिस्कस होता है बोथ हाउसेज में। जब मोशन पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, विद एट लीस्ट ए मेजोरिटी ऑफ टोटल ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप जो है, मतलब अगर 500 मेंबर हैं तो कम से कम उसमें से 2/3 मतलब 300 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं उसमें से उसको वोट देंगे तभी होगा। तो इट्स अ टफ, इसलिए आज तक कोई इम्पीच नहीं हुआ है जज। फिर जो है ये मोशन जो है जब ये अप्रूव हो जाएगा, पार्लियामेंट पास कर देगी, तो ये प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए, और फिर उसके बाद जो है, ठीक है, तो जज जो है इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली जब प्रेसिडेंट जब साइन कर देगा इस ऑर्डर पे, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही कम्बरसम प्रोसेस है, इसमें जो है स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। मोशन मूव करने के लिए भी जो है सपोर्ट चाहिए 100 मेंबर और 50 मेंबर की। फिर एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठेगी, वो देखेगी अगर उसमें सही पकड़ा जाएगा वो चीज़ें तो तब होगा, नहीं पकड़ा जाएगा तो नहीं होगा। फिर ये सारी चीज़ होने के बाद फिर पार्लियामेंट उस पर डिबेट डिस्कशन करेगी, फिर उसको पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ जजेस इन इंडिया, देखो जजेस जो है ना एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है क्योंकि इंटीग्रिटी एफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी मेंटेन कर लिए। ये प्रोसेस जो है आर्टिकल 222 के द्वारा गवर्न किया जाता है और एम करता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंसी और एड्रेस करने एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी किसी दूसरी कोर्ट में जरूरत है। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ट्रांसफर द जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में किसके साथ कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। तो जो जज है जिसको ट्रांसफर किया जाएगा उसको कंपनसेंट्री अलाउंस भी मिलेगा, एज जैसे पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी उस हिसाब से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब रीजन ऑफ ट्रांसफर, देखो जुडिशियल इंडिपेंडेंसी भी देना कि प्रिवेंट करने के अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक जज किसी एक जगह पे काफी अरसे तक रहेगा तो लोकल कनेक्शन बन जाते हैं, स्पेशली इन केस जहां जजेस सर्व करते हैं हाई कोर्ट लॉन्ग टाइम के लिए, तो उनको एक जगह दूसरी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव जो बैलेंस वर्कलोड अमॉन्ग द डिफरेंट हाई कोर्ट्स टू इंश्योर एफिशिएंसी, एक हाई कोर्ट में कम काम है दूसरे में ज़्यादा, तो यहाँ से जज को वहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। प्रोवाइड इम्पार्शलिटी, देखो अवॉइड करता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जब जजेस को एक जज
से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है ना, वो दे हु माइट हैव क्लोज पर्सनल एंड प्रोफेशनल और रीजनल टाइज विद देयर जुरिस्डिक्शन। तो जहाँ पे एक टाइम पर एक इंसान बहुत ज़्यादा रहता है तो उससे बहुत सारे कनेक्शन बन जाते हैं। तो इम्पार्शलिटी के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। देखो पॉलिसी ऑफ ऑल इंडिया, देखो क्रिएटिंग ऑल इंडिया जुडिशियल कल्चर बाय एक्सपोजिंग जजेस टू बी वेरिड जुरिस्डिक्शन एंड लीगल प्रैक्टिसेस। इसको छोड़ दो आप, ये आपके काम का नहीं। अब एक एक्टिंग चीफ जस्टिस भी अपॉइंट किया जा सकता है अंडर सर्कमस्टेंस, जब चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट में समझ लो नहीं है या फिर वो एब्सेंस है, इनकैपेसिटी है, तो अथॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टिन्यूटी के लिए है, जो तो फंक्शन करने के लिए, तो हाई कोर्ट इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस, तो एक टेम्परेरी चीफ जस्टिस भी तो अपॉइंट किया। जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो रिटायर कर जाता है या वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है या वो टेम्परेरी वो नहीं आ सकता या वो अपनी डिस्चार्ज नहीं कर सकता, ड्यूटी, बीमार है, तो तब जो है जो क्या है एक्टिंग चीफ जस्टिस को जो है अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके एडवाइस पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, एडिशनल जजेस, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 224 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस टू हाई कोर्ट, अगर बाई एनी रीजन एक टेम्परेरी इंक्रीज हो गया है बिजनेस हाउस का जो है, समझ लो हाई कोर्ट में ज़्यादा केसेस हो गए हैं और काम ज़्यादा है, तो ये ज़रूरी है कि एडिशनल कुछ जजेस चाहिए कुछ टेम्परेरी बेसिस के लिए जब तक ये केसेस ख़त्म ना हो जाए। तो प्रेसिडेंट जो है वो कुछ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सनस को जो है एडिशनल जज जो है वो हाई कोर्ट में बना सकता है फॉर ए टर्म जो 2 साल से ज़्यादा ना हो, 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 साल से कम के लिए बना सकता है। एक्टिंग जज के लिए भी आर्टिकल 224 सब क्लोज 2 है। जब जजेस ऑफ हाई कोर्ट या दूसरा चीफ जस्टिस किसी रीज़न से, जो मैंने ऊपर रीज़न बताए, वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को जो है बना सकता है क्या, जज उस हाई कोर्ट का, अनटिल कोई परमानेंट जज जो है वो ड्यूटीज़ को, उस वैकेंसी को फिल नहीं करता, तब तक उसको जो है एक एक्टिंग जज जो है वो उसकी जगह काम करेगा। अब की फीचर्स जो इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये पढ़ते हैं। देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे का दबाव उन पे नहीं है। किसी जुडिशरी पे ही दबाव हो जाएगा तो केसेस तो मैनिपुलेट हो जाएंगे, जस्टिस कैसी मिलेगी लोगों को। वो कौन सी चीज़ें हैं जो जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट रखता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, देखो उनको डर नहीं है ना कि कोई हमें जो है यहाँ से जो है निकाल देगा, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट को जो है एब्रप्टली रिमूव नहीं किया जा सकता, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर है, तो उनको वो डर भी नहीं है, बिना डर के वो फैसला सुना सकते हैं। ठीक है, तो ओनली उनको जो जजेस को सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जाए, तो उनको तो वो डर नहीं है। या आर्टिकल 217-18 हमने ऊपर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी से, वहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए रिमूव करने के लिए और प्रेसिडेंटल अप्रूवल भी चाहिए, तो वो बड़ा टफ है। इससे भी जुडिशरी को जो है डर नहीं रहता और वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, जो सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस है हाई कोर्ट के जजेस की, वो डिटरमाइंड बाय लॉ है और उन्हें जो है उनके जो है नुकसान में चेंज नहीं किया जा सकता। वो चार्ज्ड हैं ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दे आर नॉट वोटेड अपॉन, उनको वोट नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में, उन पर डिबेट डिस्कशन कर सकते हो, वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस देखो, जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंटेड होते हैं किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जस्टिस। एक कोलिजियम सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव का कम से कम रोल हो इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ये भी इन्हेंस करता है उनकी इंडिपेंडेंसी। अब प्रोहिबिशन, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आपको कोई रिश्वतखोरी भी नहीं करेगा कि आप ये केस हमारे हक में सुना दो, गवर्नमेंट बोल देगी और बाद में हम लोग जो है आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट दे देंगे। तो हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उन्हें जो है प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी किसी किस्म का लॉ प्रैक्टिस करने के द्वारा कोर्ट के बाहर इंडियन टेरिटरी में आफ्टर रिटायरमेंट। ये प्रोविजन जो है प्रिवेंट करता है कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और मेंटेन कर सके इम्पार्शलिटी, उसके टेन्योर, सेपरेशन जुडिशरी का से और एग्जीक्यूटिव का। देखो आर्टिकल 50 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है स्टेट पॉलिसी का, ये मैंडेट करता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एकदम दोनों से अलग अलग है, सेपरेट है। इंश्योर करता है कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो फ्री रहें किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से उसके डिसीजन मेकिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंसी, देखो हाई कोर्ट्स के पास फुल कंट्रोल है अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, और उससे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट से उन पे अपना काम काज किस हिसाब से चलाना है, किस तरह से केसेस सुनने हैं, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, वो हाई कोर्ट्स अपनी मर्जी से करता है। तो ये जैसे मैटर कोई अपॉइंटमेंट है कोई अपने ऑफिस में, या किसी की प्रमोशन है, डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना है लोअर जुडिशरी मेंबर्स पे, तो ये सारा कौन करता है? हाई कोर्ट अपना इंडिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें। अब पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है,
देखो हाई कोर्ट के पास ये भी तो पावर है ना कि वो रिव्यू कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट के पास भी पावर है, याद रखना आर्टिकल 226 के अंदर। तुम ये मत सोचना जुडिशियल रिव्यू की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, नहीं। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या लेजिस्लेटिव अगर कोई भी पास करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो वायलेट कर रहा है या फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर हाई कोर्ट के पास भी है, याद रखना। द पावर एक्ट एज ए चेक्स और बैलेंस, जो आर्बिट्री अथॉरिटीज जो रीइंफोर्स करती है जुडिशियल इंडिपेंडेंसी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जजेस, मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रेसिडेंट दिस बाय मस्ट बी डन आफ्टर जो चीफ जस्टिस को कंसल्ट करने के बाद, तो लिमिट करती है पोटेंशियल यूज कि आपने केस उसके खिलाफ सुना दिया, आपको ट्रांसफर कर दिया। ऐसा नहीं होता है जैसे सिविल सर्वेंट्स का होता है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा चार्ज होता है, इंश्योर करता है इनकी ऑटोनॉमी और सिक्योरिटी। कंटेम्प्ट पावर, हाई कोर्ट पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, इंश्योर करती है कि रिस्पेक्ट की जाए जुडिशियल ऑर्डर की और सेफ गार्ड की जाए। कोई जुडिशरी ने ऑर्डर दिया उसको नहीं मानोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ये उनकी जो है अथॉरिटी को जो है सेफ गार्ड करता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में जो है हेल्प करते हैं जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहने के लिए, ठीक है। यू कैन मैंने आपको एकदम जल्दी जल्दी में थोड़ा मैंने बढ़ा है आपको, आप जाए आराम से इन शीट्स को दोबारा से पढ़ सकते हो या फिर आराम से देख सकते हो एक दो बार, तो आप यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दैट क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। ओके, अब देखो हम पढ़ें जुरिस्डिक्शन। हमने जैसे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पढ़ी थी, ओरिजिनल, एपेलाइड, रेट जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे, हाई कोर्ट की भी, ठीक है। ओरिजिनली जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना, ये रेफर उस पावर को करती है कोर्ट की कि वो डायरेक्टली डिसाइड कर सकता है केसेस को, रादर देन कि अपील की जाए लोअर कोर्ट से या किसी के द्वारा। डायरेक्टली भी तुम सुन सकते हो। मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की है, कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें ये ग्रांट करता है, बहुत सारी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी हैं कि हाई कोर्ट जो है जनरली जो है हाई कोर्ट फंक्शन कैसे करता है, अपेलाइड जुरिस्डिक्शन, लेकिन दे कैन एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखो, फिर रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकता है इन्फोर्समेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट या बाकी कोई लीगल राइट, जैसे हेबियस कॉर्पस है, मेंडेमस है, प्रोहिबिशन है, क्यूरो वेरेंटो है। देखो रिट जुरिस्डिक्शन जो हायर कोर्ट की है वो वाइडर है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। कैसे? सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ फंडामेंटल राग लॉ के इन्फोर्स करने के लिए ही इशू कर सकती है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो लीगल राइट्स को भी इन्फोर्स करने के लिए कर सकती है रिट इशू, ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, ठीक है। इलेक्शन डिस्प्यूट देखो, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो इलेक्शन पिटीशंस या चैलेंजेस, तो जैसे वैलिडिटी किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट की डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जाएगी, पहले हाई कोर्ट के पास जाएगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इलेक्शन डिस्प्यूट्स की। रेवेन्यू टैक्स मैटर में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसकी भी है, सुप्रीम कोर्ट की भी फंडामेंटल राइट में, इसमें भी है, ठीक है। फिर देखो एपेलाइड जुरिस्डिक्शन, देखो एपेलाइड जुरिस्डिक्शन मतलब थ्रू द अपील, आप अपील कर सकते हो। ये पावर है हाई कोर्ट की कि वो डिसाइड करेगा अगेंस्ट डिसीजन। लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन लिया गया है, अपील करोगे आप हायर कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में, तो उसके खिलाफ जो वो है ना, लोअर कोर्ट के डिसीजंस के खिलाफ अगेंस्ट अपील किया हाई कोर्ट में, तो थ्रू अपेलाइड अपील के हाई कोर्ट जो है वो प्राइमरली फंक्शन करता है एज ए अपेलाइड कोर्ट, जो रिव्यू करता है जजमेंट्स जो है नीचे वाली कोर्ट्स ने जो दी हैं सिविल और क्रिमिनल मैटर में, एज वेल एज डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल भी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? देखो अपेलाइड जुरिस्डिक्शन जो है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और एक्सपेंड की गई है वेरियस लॉज के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर, अच्छा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सारे स्टेटस, ये सारे कानून जो हैं, ये लॉज हैं, जो बुक्स हैं, इनके थ्रू जो है अपेलाइड जुरिस्डिक्शन फंक्शन करती है। जैसे टाइप्स ऑफ अपेलाइड जुरिस्डिक्शन में दो टाइप, एक सिविल एक क्रिमिनल। सिविल जुरिस्डिक्शन जैसे हायर कोर्ट के पास जो है वो हेयर करता है अपील सिविल केसेस, कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देखो अपील अगेंस्ट जजमेंट जो है ऑर्डर सुनाया गया सिविल केसेस में, जो स्पेसिफिक कोई कितने पैसों का है, जब 100 करोड़ का है या 50,000 का या 70,000 का है, एंड सोल जो मैटर, या कोई लीगल क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया, जहाँ हाई कोर्ट जो है अथॉरिटी है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आपको ये करना चाहिए इन लोगों के लिए। ट्रिब्यूनल के केस देखो, अपील फॉर द डिसीजन सच एज थोज जो कंपनी एक्ट या टैक्सेशन लॉ के कोई है, ट्रिब्यूनल का कोई फैसला है, उसके खिलाफ अपील होगी हाई कोर्ट में, तो वो सुनेगा। स्पेसिफिक स्टेट सर्टन लॉ जो अलो करते हैं हाई कोर्ट को डायरेक्टली, जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट है या आर्बिट्रेशन मैटर है, इनमें
फिर इसमें क्रिमिनल अपील भी है, जैसे सेंटेंस दे दी लोअर कोर्ट ने, देखो केसेस इन्वॉल्व के डेथ सेंटेंस सुना दिया या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट जो 7 साल से ज़्यादा है, ठीक है, किसी लोअर कोर्ट ने सुना दी है 7 साल से ज़्यादा की सज़ा, तब वो अपील डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएगी। ओके, क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाइड जुरिस्डिक्शन ये है। अच्छा, कन्विक्शन, देखो कन्विक्शन पास की गई मजिस्ट्रेट ने या सेशन कोर्ट ने, पर्टिकुलरली इफ द एक्यूज जो है वो गलत कन्विक्ट हुआ है या फिर सेंटेंस जो है जितना क्राइम किया उससे ज़्यादा सुना दी गई है, तो भी अप्लाइड जुरिस्डिक्शन सुप्रीम हाई कोर्ट। इक्वेंटल बाय अपील फाइल्ड बाय द स्टेट चैलेंजिंग इन इक्वेंटल। फिर आगे स्पेशल अपील, देखो स्पेशल अपील में सर्टन मैटर जो डायरेक्टली जो है जिसकी क्या है सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है जिन मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुन सकता है कार्रवाई, ठीक है। ओके, नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो ना, अब ये क्या है, ठीक है। अच्छा मैं एक वर्ड भूल गया था यहाँ, इक्वेंटल, ये जो है चैलेंजेस, देखो स्टेट चैलेंजिंग इन इक्वेंटल मतलब कि कोई नॉट गिल्टी है उसके खिलाफ स्टेट ने चैलेंज कर दिया, ठीक है। डिसीजन किसी कोर्ट का है कि कोई नॉट गिल्टी है तो उसके लिए भी है। तो अच्छा नेक्स्ट, चलो छोड़ो, तो 2 to 7 कोई सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल, ठीक है मैंने बता दिया। अब सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का, देखो हाई कोर्ट जो है ना, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है हाई कोर्ट के पास, मतलब कि वो ओवरसी, वो देखता है और सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग जितने भी उससे नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल हैं जो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हैं। ये पावर वास्ट किसने की, ये पावर कौन देता? आर्टिकल 227 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। स्कोप ऑफ, अच्छा क्या इसका मकसद क्या है? हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो इंश्योर करेगा कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या कोई ट्रिब्यूनल्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं विद इन द लिमिट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन और एडहेयर कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और डू नॉट कमिट प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज और एरर ऑफ लॉ, के कहीं कोई प्रोसीजर के खिलाफ ना चल रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ ना चल रहे हो। समझे समझे? मतलब वो जो कोर्ट ने जो है, जो कोर्ट ने जो प्रोसीजर सेट किया हुआ उसके हिसाब से चलना है। नेचुरल जस्टिस का मतलब समझते हो आप क्या होता है? कि राइट टू फेयर हियरिंग एंड रूल अगेंस्ट बाइस, कि बाइस से खिलाफ रूल के हिसाब से जो है राइट टू एक फेयर हियरिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि डिसीजन जो है फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट देखो ना, सुपरवाइजरी किस पे करता है? हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है क्रिमिनल कोर्ट पे, सिविल क्रिमिनल कोर्ट या दूसरे कोर्ट्स जो उससे नीचे हैं, या ट्रिब्यूनल जो क्रिएट किए गए हैं किसी कानून के द्वारा ऑपरेट कर रहे हैं उसकी टेरिटोरियल लिमिट में। नेचर ऑफ पावर जी, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है ना, ये एक जुडिशियल और डिस्क्रिशनरी नेचर है, मतलब अपनी मर्जी से है। ये इक्विवेलेंट, ये अप्लाइड जुरिस्डिक्शन के बराबर नहीं है। हाई कोर्ट डज नॉट एक्ट एज ए अप्लाइड बॉडी बट इंश्योर करता है कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो जस्टिस का, लोअर कोर्ट्स के द्वारा भी जो है जस्टिस जो है प्रॉपरली प्रोवाइड की जाए। समझे? अब पावर अंडर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, देखो क्वाशिंग ऑर्डर पावर्स भी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर कुछ पावर है। मतलब हाई कोर्ट जो है वो या तो क्वाश कर सकती है, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, कोई ऑर्डर दिया है नीचे वाले जुरिस्डिक्शन के, खत्म, ये नहीं होगा, या उस ऑर्डर को जो है साइड में रख दे सकती है सबऑर्डिनेट कोर्ट के, ठीक है, विदाउट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कोई, या कॉन्ट्राडक्टरी है, मतलब जो लॉ बना हुआ है उसके खिलाफ कोई कानून, उसके खिलाफ कोई फैसला सुना दिया तो भी सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बंद कर सकते है, साइड कर सकते हैं कि ये फैसला नहीं माना जाएगा। या किसी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ फेयर ट्रायल नहीं हुई है, कुछ हुआ है ना, या फिर जो है वो जुरिस्डिक्शन के उसके बाहर था, तब भी हो सकते हैं। डायरेक्शन और गाइड, देखो हाई कोर्ट इशू कर सकती है डायरेक्शन के सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि इस तरीके से प्रॉपर कंडक्ट करो वर्क जुडिशरी का। स्टे ऑफ ऑन प्रोसीडिंग, देखो हाई कोर्ट क्या कर, स्टे लगा सकती है, मतलब रोक सकती है वहीं पे सबऑर्डिनेट कोर्ट को, अगर वो प्रिवेंट कर सकती है उसको अब्यूज करने से, प्रोसेस या मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, कहीं पे वो जस्टिस नहीं प्रोवाइड, गलत कर रहे हैं, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, रिव्यू कर सकती है रिकॉर्ड्स, एग्जामिन कर सकती है रिकॉर्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, और इंश्योर कर सकती है कि लीगल कंप्लायंस फॉलो किए गए। जुडिशियल, देखो जुडिशियल रिफॉर्म थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हाई कोर्ट जो है इंप्रूव कर सकती है फंक्शन कैसे करेंगे लोअर कोर्ट्स। ओके, फिर है स्पेशल जुरिस्डिक्शन भी है, कोई हाई कोर्ट जो है
बहुत से स्पेशल लॉज जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, उनमें अगर डिस्प्यूट आती है तो वो स्पेशल जुरिस्डिक्शन है। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इसके अंडर कोई अगर एक्ट है, इसके अंदर कोई अगर केस आता है तो वो हायर कोर्ट सुनेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमी में पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन और कंसाइलेशंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी उसी में पढ़ेंगे शायद। तो ये चीज़ें अगर ये इनके लिए स्पेशल पढ़ेंगे। फिर टेरिटोरियल हाई कोर्ट की जो लिमिट है ना जुरिस्डिक्शन की, वो उसकी टेरिटरी ऑफ स्टेट के में और या यूनियन टेरिटरी दे सर्व, तो मतलब उससे बाहर नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल जो है, देखो 2-3 स्टेट्स में भी हो सकता है, ठीक है, 1 मिनट। तो 2-3, जैसे पंजाब और हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी, उनकी एक हाई कोर्ट है। तो इस तरीके से भी है। जुडिशल रिव्यू की मैंने आपको पावर बता दी, ठीक है, इसको और करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये था सारा हाई कोर्ट का जो है मसला, ठीक है, जितना देखना था हमने देख लिया। ओके, तो हाई कोर्ट के बारे में हम लोग ने जो है बड़ा डिटेल वाइज किया है। मैं बहुत थोड़ा फास्ट इसलिए करवाता हूँ कि मुझे लगता है कि हर जगह आपको 1-2 घंटे की वीडियोस तो कहीं भी मिल जाएगी जहाँ डिटेल में मुझे सारी चीज़ें कंपाइल करके एक जगह पे आप लोगों को जल्दी करना है, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, 6 मंथ भी नहीं बचे हैं एग्ज़ाम को। तो यू हैव टू बी ऑन योर 2 फीट्स ना कि रनिंग। आपको सब कुछ भी मिलना चाहिए, यू हैव टू सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, बट थोड़ा तेज़ चलना है आपको। अब वो टाइम नहीं रहा है, यू हैव टू वॉच 2-3 टाइम्स अगर आपको नहीं आ रहा है। अगर आप नोट्स बनाने का वक्त नहीं रहा है, अब नोट्स बनाने का वक्त नहीं रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, 1-2-3 बार देखना पड़ेगा, फिर जाके एमसीक्यू टिक करो हाई कोर्ट के बारे में। नहीं हो रहा है फिर वापस आओ, मैं वो सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। अगर आप चाहते हो तो मैं क्या करूँगा, एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा स्पेसिफिक चैप्टर्स को, जैसे हाई कोर्ट की सीरीज़, सुप्रीम कोर्ट की सीरीज़, लेजिस्लेटिव की सीरीज़, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन करो। ओके, वो वी विल डू दैट, बट लेट्स फर्स्ट फिनिश दिस। ओके, इतना ही रखते हैं आज के लिए। गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जो करना है, ठीक है, पसंद आया तो करो, कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो करो, बाकी पढ़ो आप, ध्यान मत दो इन चीज़ों पे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।